हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हमने एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है जो कि है सारथी मेंस। तो यहाँ पे हम HAS मेंस और NT मेंस को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हम मेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आज मैं आपको साइंस के ट्रेंड एनालिसिस बताने वाली हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि 2017 से लेके 2021 तक के कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं HS मेंस के अंदर पूछे गए थे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो आपके कौन से पेपर के अंदर लाई करता है। तो ये है आपका पेपर नंबर 6 जो कि है GS पेपर 3, जो कि आपको 200 नंबर का पूछा जाता है। अब जो GS पेपर 3 है इसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर पोर्शन हो गया, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक पोर्शन आपका रहता है हिमाचल के रिगार्डिंग, जिसमें आपको हिमाचल की इकोनॉमी होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, एग्रीकल्चर हो गया एंड इन्वायरमेंट का पोर्शन जो है ये पूछा जाता है। तो जैसा कि अब हमें पता चल ही गया है कि हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है दैट कम्स अंडर GS पेपर 3, जो कि आपको 200 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर कवर करना है तो मुझे उसका वाई, व्हाट एंड हाउ पता होना चाहिए। अब ये वाई, व्हाट एंड हाउ है क्या? तो सबसे पहली बात, अगर मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करना है तो मुझे उसका वाई जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्यों कवर करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपके GS पेपर 3 के अंदर। तो अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के बारे में बात करूँ तो आपका जो GS पेपर 3 है उसके अंदर आपको 3 सेक्शंस दिए जाते हैं। जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है उसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको 60 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है आपको 4 नंबर का देखने को मिलता है। दूसरा है, अगर मैं सेकंड सेक्शन के बारे में बात करूं जिसके अंदर आपको मीडियम क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपने 120 वर्ड्स में लिखना होता है, और ये जो क्वेश्चन है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 1 to 2। इन द सेम वे इफ़ आई टॉक अबाउट कि जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो कि सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं, ये आपको 3 या 4 के अराउंड पूछे जाते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो सेक्शन 2 है वो आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 8 नंबर के रहेंगे, तो 16 नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तीसरे सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग क्वेश्चंस। तो तीसरे सेक्शन के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहता है, और ये जो इसका जो आंसर है वो आपको 400 वर्ड्स में लिखना होता है, और ये कितने मार्क्स को टारगेट करता है, तो 20 मार्क्स को ये टारगेट करता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को एक तरह से तैयारी करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि GS पेपर 3 के अंदर ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आपके ओवरऑल अगर आपके HAS के अंदर जितने भी मार्क्स हैं, अगर वो मार्क्स 1 या 2 नंबर से ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आपका जो रैंक है 10 रैंक ऊपर या 10 रैंक नीचे जा सकता है। तो दैट मीन्स इसीलिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमने वाई पोर्शन तो देख लिया कि हमें क्यों उसको तैयारी करने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं कि इसका व्हाट पोर्शन क्या है, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तैयार तो करना है, लेकिन हमें क्या चीज़ ऐसी है जो कि तैयार करनी पड़ेगी, किस चीज़ के रिगार्डिंग हमें प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी जो प्रेपरेशन है वो टारगेटेड रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने पाथ से कम डाइवर्ट होंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे साइंस का व्हाट जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब व्हाट क्या है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या सिलेबस रहता है, तो आपने उसी चीज़ को टारगेट करना है। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका जो GS पेपर 3 रहता है उसके अंदर आपको सिलेबस वाले पोर्शन में आपको 3 यूनिट्स दी जाती हैं। हर एक यूनिट में आपको 3-3 सब यूनिट्स देखने को मिलती हैं। तो आपके GS पेपर 3 के अंदर जो यूनिट नंबर 2 है उसकी अगर मैं फर्स्ट सब यूनिट के बारे में बात करूं तो जिसके अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है वो अच्छे से मेंशन किया जाता है। अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करूं तो डायरेक्टली आपके जो HAS की नोटिफिकेशन है उसमें जो सिलेबस दिया जाता है उन्होंने डायरेक्टली आपको दिया है कि आपने स्पेस टेक्नोलॉजी की नेचुरल रिसोर्सेज में
कम्युनिकेशंस में और डेवलपमेंट में एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारे इसरो के जितने भी नए नए मिशंस आते हैं, जैसे कि अगर मैं सोलर मिशन के बारे में बात करूं, आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करूं, देन इज़ हमारा जो चंद्रयान मिशन है, जो चंद्रयान 2 है वो तो थोड़ा सा चलो उसका जो लैंडर है वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी, देन इज़ चंद्रयान 3 की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि इसरो के जो रिसेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो इसरो की आपको एवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। देन इज़ आपके जो अलग अलग मिशन है, चाहे वो मून से रिलेटेड है, चाहे वो इंटरप्लेनेटरी है, जैसे कि मार्स का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया था 2016 में। इन द सेम वे इफ़ आई टॉक अबाउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स मिशंस, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस के अंदर आपको अलग अलग मिशंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज़ करी जाती है, जैसे अलग अलग सैटेलाइट्स होगी, आपकी कार्टो सैटेलाइट होगी, है ना, कार्टोसैट हो गई आपकी, तो आपको इन सब मिशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि हमने ऐसे एरियाज़ के अंदर कुछ ऐसा डाटा निकाल कर लेके आना है कि बेसिकली हम सैटेलाइट्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, देन इज़ हेलीकॉप्टर्स हो गया या फिर एरोप्लेन्स हो गया, वहाँ से हम रेडार इमेजिंग करेंगे और जो भी हमारा लैंड या सरफेस है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे उसकी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, चाहे अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम उनको कलेक्ट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर हर एक चीज़ का अच्छे से मेंशन किया गया है। अगर मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जितना भी आपका सिलेबस है वहीं से पूछे गए हैं, तो दैट मीन्स दे आर नॉट आउट ऑफ सिलेबस। Okay, now if you prepare your syllabus very well, then there are chances that you get good marks. Okay, लेट्स टॉक अबाउट सब यूनिट 2। अब सब यूनिट 2 के अंदर आपको अलग से जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपको सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है। तो अगर मैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इन एनर्जी रिसोर्सेज को सिलेबस के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं तो उनके बारे में एक एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग की डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर्स हो गया, चाहे वो हाइड्रो पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 की जो सब यूनिट 1 है दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, लेकिन आपको कुछ जो पोर्शन है वो दिखेगा कि दैट इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ कि सोशल एंड एथिकल इशूज़ इन यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो दैट मीन्स अगर आप अपने सिलेबस के पॉइंटर्स के ऊपर मेंस की आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब मैं अगर सब यूनिट 2 के बारे में बात करती हूँ जो कि आपके रिलेटेड है कि हमारे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन के अंदर जो भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके एग्रीकल्चर के अंदर मैकेनाइजेशन आ गई है, हमने अलग अलग मशीन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। ऊपर से एग्रीकल्चर के अंदर अगर मुझे देखना होता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा तो उसके लिए हमने वेदर फॉरकास्टिंग ऐप्स जो हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दिया है कि किस टाइम पे रेन है, किस टाइम पे फ्लडिंग है। तो बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर की यील्ड को भी इंक्रीज़ करने के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया आपका कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने क्यों पढ़नी है, दैट इज़ वाई यू हैव टू स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द अदर पोर्शन वॉज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स यू हैव टू टारगेट द सिलेबस पोर्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ वी विल फोकस ऑन हाउ टू स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मुझे अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं डायरेक्टली अपने सिलेबस को चेक करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करी गई हैं। फिर उसके बाद आपको एनालाइज करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2017 से लेके 2021 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HPS मेंस के, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगर आप हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ से आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं
कि आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में से पूछा गया है। तो दैट मीन्स अगर आप अपने सिलेबस को टारगेट कर लेंगे तो आप अच्छे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो प्रेपरेशन है, मेंस की प्रेपरेशन है, वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अगर आपने सिलेबस को भी अच्छे से पढ़ लिया है, दूसरी बात आपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको भी एनालाइज कर लिया है, लेकिन तीसरी मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, दैट इज़ आंसर राइटिंग। तो जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपने ये तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपने इतने टाइम क्रंच में इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो उसके लिए आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो पहले से ही होनी चाहिए। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको तो एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं 2017 का HPS मेंस के बारे में, तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे 3 सेक्शंस आते हैं। जैसे कि सेक्शन 1 जो है 60 वर्ड्स का आंसर लिखना रहता है यहाँ पे, और ये 4 नंबर का ईच क्वेश्चन रहता है आपका। जैसे कि 2017 के अंदर इन 3 क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया। तो जैसे मैंने आपको सिलेबस के अंदर बताया था कि रीसेंट डेवलपमेंट वो लूनर मिशंस भी हो सकते हैं, तो दैट मीन्स आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 1। तो दैट मीन्स इट वाज गिवन इन योर सिलेबस, तो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, एंड बिकॉज इट वाज इन करंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज वाई इट वाज आस्क्ड अबाउट चंद्रयान मिशन। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसरो के बारे में, तो यहाँ पे इसरो की एवोल्यूशन और रोल के बारे में तो ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में मेंशन ही है, तो डायरेक्टली आपको इन सारे क्वेश्चंस को टारगेट करना पड़ेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं, जो मैंने सब यूनिट 2 के अंदर बताया था आपको कि आपको अलग अलग रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि डायरेक्टली आपको 60 वर्ड्स में, दैट इज 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपको सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस लिखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2017 के अंदर ही जो आपका सेक्शन नंबर 2 है, जिसमें आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया गया है। देन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेचुरल रिसोर्सेज मैपिंग एंड मैनेजमेंट। तो दैट मीन्स आपके जो सिलेबस में एप्लीकेशन पोर्शन दिया गया है, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे इन्वायरमेंट के लिए हो, तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अपने मेंस के आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं और बिल्कुल कम टाइम के अंदर आप अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं। देन इज आपको इंडिया इज सेकंड टू नन इन फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आपका जो सेक्शन 3 रहता है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अंदर डायरेक्टली आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगेन जो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है ये भी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, और स्पेशली आपने किन ऑब्जर्वेशन मिशन को टारगेट करना है जो कि आपके करंट में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3 है उसको लॉन्च किया गया था, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर जो 2 है उसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था। तो दैट मीन्स इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं HPS मेंस 2018 के बारे में। अगेन यहाँ पे 4-4 नंबर के आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं आदित्य मिशन के बारे में बात करूँ, जो कि आपका सोलर मिशन है, तो बेसिकली जो सन का जो कोरोना है उसको स्टडी करने के लिए आदित्य मिशन जो है वो इसरो ने लॉन्च किया था। तो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़े से एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखने के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देन इज आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि इंटरप्लेनेटरी जो मिशन है तो उनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड अगर मैं बात करूँ कार्टोसैट 2 सैटेलाइट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि उस टाइम पे लॉन्च करी गई थी, एंड कार्टोसैट 2 इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसका क्या रोल रहता है अर्बन प्लानिंग के लिए। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है आपको रीसेंट जो डेवलपमेंट्स है उनको टारगेट किया गया है, और आपके सिलेबस के अंदर जो की टर्म्स है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन वाला पोर्शन मैंने आपको बताया, नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, देन इज आपका एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, है ना। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स है, इन्हीं के रिगार्डिंग आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अगर मैं 2018 का सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के बारे में बात करूँ, जिसमें अगेन आपको 8 मार्क्स में और 20 मार्क्स में जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपको 8 नंबर के अंदर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है IRNSS नाविक सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो नाविक सिस्टम क्या है हमारा, एक तरह से जैसे हमारे
जैसे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका जीपीएस सिस्टम है, इन द सेम वे इसरो ने हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है दैट इज़ नाविक सिस्टम, इसको लॉन्च किया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको देखना होगा कि इसकी जो स्पेस सेगमेंट्स है, जैसे कि कुछ जो सैटेलाइट्स हैं उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और कुछ जो सैटेलाइट हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया गया था, ताकि अल्टीमेटली हमारा जो इंडिया है उसकी यहाँ पे नेविगेशन के लिए ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हेल्प कर सकें। इवन यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि हमारे इंडिया के आसपास का जो 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है तो उनको भी ये सैटेलाइट्स कवर करती हैं। दैट मीन्स हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी कवर करती हैं। तो इन सब के रोल के रिगार्डिंग या फिर इन सब के ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इन द सेम वे अगर मैं सेक्शन 3 के क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो 2018 में 20 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ रिलेटेड टू पोलर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो जैसा कि आपको पता है कि एक आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि बेसिकली आपकी अर्थ के सेम रोटेशन पे घूमती हैं, दूसरी तरफ आपकी पोलर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे होती हैं। अब क्योंकि इंडिया का लैटिट्यूड तो सेम रहने वाला है ना, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैपिंग करने के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन करने के लिए तो यहाँ पे इन सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। तो दैट मीन्स अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने सिलेबस की जो की टर्म्स है उनके ऊपर मेंस के आंसर्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2019 के अंदर। अगेन यहाँ पे 4 नंबर के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब क्योंकि उस टाइम पे चंद्रयान 2 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था तो यहाँ पर प्रज्ञान रोवर के ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है। तो बेसिकली आपने, अगर मैं जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात बताऊं तो 4 नंबर के अंदर आपको इतनी ज़्यादा लेवरेज जो है वो नहीं रहती कि आप इसका इंट्रोडक्शन भी दो, इसका कंक्लूजन भी दो, इसका वे फॉरवर्ड भी दो। तो डायरेक्टली आपको 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर डायरेक्टली आपने जो पॉइंटर्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको डायरेक्टली लिख देना है कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। तो आपने मेन पॉइंट्स लिखना है। बेसिकली यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश। तो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि डायरेक्टली आपको 4 एप्लीकेशंस के बारे में पूछा है दैट इज़ रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे हम रिमोट सेंसर्स वगैरह को लगा लेते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पोर्शन कवर कर लेते हैं तो वहाँ से आप 4 नंबर का क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर एन आंसर फॉर 20 मार्क्स एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि उस आंसर में से मैं 4 नंबर के लिए कौन सी चीज़ लिखूं, 8 नंबर के लिए कौन सी चीज़ लिखूं और 20 नंबर के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। तो जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं, अगेन आपके कार्टोसैट 3 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है दैट इज़ अगेन एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना। तो उसके बेनिफिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायरेक्टली आपने इसके अंदर बेनिफिट्स देने हैं, आपने इधर उधर नहीं घुमाना एग्जामिनर को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपके 2019 के अंदर जो सेक्शन 2 है जिसके अंदर अगेन 8 नंबर का और सेक्शन 3 के अंदर 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। तो आपको स्मार्ट सिटीज़ प्लान के अंदर हम कैसे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग टेरेन्स वगैरह हो गया उनको आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं अर्बन प्लानिंग के लिए। इवन यहाँ पे हम वेदर फॉरकास्टिंग की बात करते हैं कि कैसे हम जो अर्बन प्लानिंग करनी है, अर्बनाइजेशन करनी है, वहाँ पे अगर कोई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ के टेरेन के बारे में और वहाँ के वेदर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर डायरेक्टली आप स्मार्ट जो सिटी मिशन है उसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग अगर आप अपना आंसर लिख लेते हैं तो आप डायरेक्टली इस आंसर्स को वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है आपका कि हमने, जैसे इंडिया ने हमारे जो सेल्फ रिलायंस अचीव करी है, जितने भी हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं जैसे कि PSLV हो गया, GSLV हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है उसको PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका PSLV है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि वो इंटरप्लेनेटरी मिशंस को भी कंडक्ट कर सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको अपने जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं उसके रिगार्डिंग भी मेंस का जो आंसर है इसको प्रिपेयर
प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मैं 2020 के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो अगेन आपको जैसा कि ट्रेंड रहा ही है कि आपके सेक्शन 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस जो हैं 4-4 नंबर के ये पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जैसे लैंड रिकॉर्ड्स को हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो सर्विसेज हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी जो सेंट्रल सरकार है उन्होंने यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स भी देने शुरू कर दिए हैं लैंड रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। तो इन सारी चीज़ों को अपने आंसर्स में आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी का सर्विस नेविगेशन के अंदर क्या रोल है, तो दैट मीन्स जो आपका नाविक सिस्टम के बारे में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था वही सेम क्वेश्चन आपको एडवांटेजेस के रिगार्डिंग पूछा गया है, क्योंकि सरफेस नेविगेशन के लिए आपका अगेन नेविगेशन सैटेलाइट्स जो है, नाविक सिस्टम जो है उसको यूज़ किया जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स अगर आप इन सारे की टर्म्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आसानी से आप अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आदित्य मिशन के बारे में, तो आदित्य मिशन के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, और क्योंकि ये हमारे सोलर मिशन के रिगार्डिंग है तो दैट मीन्स हमारे जितने भी चाहे लूनर मिशन हो गया, इंटरप्लेनेटरी मिशन हो गया, है ना, जो हमारे रीसेंट मिशन हो गया, तो उनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है एचएएस के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट के अंदर जो आपके एथिकल और सोशल इश्यूज़ क्या रहते हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेके, जैसे कि अगर हमने कोई भी ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना होता है तो उस टाइम पे हमारे एथिकल और सोशल इश्यूज़ रहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉप्स की जो जीन्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज़ उभर कर आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं और उस चीज़ को हम नेचर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है, जो आपकी नेटिव स्पीशीज़ है, वो बेसिकली उनके इरेडिकेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग दैट मीन्स ये आपको इन्वायरमेंट को बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बायोटेक्नोलॉजी के एथिकल और सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो दैट मीन्स अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर एक मेंस का आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आप इन सारे आंसर्स को वहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं जो आपका जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है उसको कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जियो स्पेशियल आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, ड्रोन्स को यूज़ करके हम मैपिंग करते हैं, अलग अलग टेरेन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो जैसे डिज़ास्टर्स वगैरह आ रहे हैं उन सबको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इवन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि हमारे जितने भी मिनरल्स ओर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे उन सब को मैप करने के लिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स के ऊपर पहले से ही आंसर प्रिपेयर कर लें तो डायरेक्टली आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों पढ़नी है आपने, क्योंकि आप यहाँ पर आपके 40 से 50 नंबर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपने पढ़ना ही है इसको तो इसको कैसे शुरू करना है, कैसे टारगेट करना है, तो सबसे पहले आपने अपने सिलेबस के अंदर की पॉइंटर्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर दूसरी बात, जो भी आपने की पॉइंटर्स को आइडेंटिफाई किया है उन सारे की पॉइंट्स के ऊपर आपने अपने मेंस की कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के ऊपर, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के ऊपर आपकी जितनी भी रिसेंट अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो रिसेंट सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च करी हैं, एक तो पहली बात उन सारी सैटेलाइट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनका एम क्या है उसके बारे में पता होनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो है उनको इनके अंदर सैटेलाइट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ रेडार इमेजिंग का, तो पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी तो उस टाइम पे जिस टाइम पे क्लाउड्स आ जाते थे या फिर वेदर ख़राब हो जाता था तो उस टाइम पे ये सैटेलाइट्स अच्छे से मैप नहीं कर पाती थी। तो धीरे धीरे इसरो ने क्या किया, इन सैटेलाइट्स के अंदर टेक्नोलॉजीज़ लेकर आए और यहाँ पर रेडार इमेजिंग को यूज़ करना शुरू किया। दैट मीन्स जो रेडार है वो क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर जाती है और अल्टीमेटली मैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर आपने उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके बेनिफिट्स के ऊपर मेंस की जो आंसर राइटिंग है ये करनी है। तीसरी बात, जितने भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको एनालाइज किया है
तो बेसिकली आपका जो लाइन ऑफ थॉट है वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि आपको आदित्य L1 मिशन के ऊपर इतने बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, दैट मीन्स सोलर मिशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रयान मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, दैट मीन्स आपको लूनर मिशन के ऊपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन इज आपके जो इंटरप्लेनेटरी मिशंस हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो रिसेंटली जैसे हम कौन कौन से रिसेंट मिशंस जो हैं उनको लॉन्च करने वाले हैं, जैसे अगर मैं गगनयान मिशन के बारे में बात करूं, जिसमें इसरो बात करते हैं कि ये एक मैन्ड मिशन है और यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं या फिर यहाँ पे जो मैन है उसको स्पेस में ले जाया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा और सेफली उनको वापस भी लाया जाएगा। तो गगनयान मिशन जो है उनकी जो टारगेट डेट है 2024 की है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये रिसेंट डेवलपमेंट है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको एक मेंस का आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये तो मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्रॉड टॉपिक के ऊपर एक मेंस का आंसर आपको देने वाली हूँ और उस आंसर के रिगार्डिंग ही या फिर उस ब्रॉड टॉपिक के रिगार्डिंग ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, ताकि आप घर पर बैठकर इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। और अल्टीमेटली जब तक आप खुद से आंसर्स नहीं लिखेंगे तब तक आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम ब्रॉड टॉपिक्स के ऊपर मेंस की आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो आई होप आप हमारा साथ देंगे इसके साथ। बेसिकली आपके भलाई के लिए ही हमने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम से कम एफर्ट्स डाल के ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स जो है उसको ला सकूं, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं ये दिखाने पड़ेंगे। आपको डेली मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसको करना पड़ेगा और यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी या आप उसके ऊपर भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको ब्रॉडली बता ही दिया है कि आपके जो सिलेबस के अंदर की टर्म्स है आप उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस जो है आंसर्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको पता चला होगा कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे टारगेट करना है। तो आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।